गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। आज हम लोग इस सोशियोलॉजी क्लास में जो पढ़ रहे थे जनजातियों का वर्गीकरण, इस वर्गीकरण की आज चौथी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों के संस्कृति वर्गीकरण। ठीक है, जनजातियों का जो संस्कृति है उसके आधार से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, इन सभी टॉपिकों को आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय समाज में जनजाति जो हैं इनकी संख्या बहुत अधिक है और इनकी संस्कृति भी अलग अलग है। तो संस्कृति को अध्ययन करने के बाद बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इन जनजातियों को संस्कृति के आधार पर भी डिवाइड किया है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है हम देखें तो समाजशास्त्रियों में आपके आते हैं एल्विन महोदय हैं, मजूमदार हैं और आपके डॉक्टर श्यामाचरण दुबे हैं, है ना। तो इनके जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने किस रूप में अलग अलग किए हैं, उन सभी को हम लोग बारी बारी से एक एक करके जनजातियों के सांस्कृतिक वर्गीकरण को देखेंगे और थोड़ा समझेंगे भी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। सर्वप्रथम एल्विन महोदय, है ना, वेरियर एल्विन, जो इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भारत के जनजातियों के ऊपर शोध किया है और उन्हीं के शोध के द्वारा हम लोग को ये ज्ञात होता है कि जनजातियों का सांस्कृतिक वर्गीकरण किस प्रकार से उन्होंने किए हैं। ठीक है, तो वेरियर एल्विन महोदय जी थे, उन्होंने संस्कृति के आधार पर जनजातियों को जो है 4 भागों में विभाजित किया है, अर्थात 4 श्रेणियों में विभाजित किए हुए हैं। ठीक है, तो पहला श्रेणी जो है उन्होंने बताया कि वे जनजाति आती है जो बिल्कुल आदिम स्थिति में है ना, वैसे जनजाति जो पूरी तरह से आदिम स्थिति में है। ठीक है, और यह दुर्गम पहाड़ों, जंगलों अथवा निर्जन स्थानों में रहती है। पहला तो उन्होंने बताया आदिम स्थिति में है ना। आदिम मतलब कि बहुत पुरानी स्थिति में है ना, प्राचीन, ठीक है, आदि मानव की तरह तो स्थिति में है। और इनका जो निवास स्थान होता है वह दुर्गम पहाड़ों पे होता है। ठीक है, और जंगलों में तथा निर्जन स्थानों में रहती है ना। और इनका जीवन पूर्णतः सामूहिक और साम्यवादी होता है। जो जनजाति होते हैं उनका जो जीवन है वह अकेला नहीं बल्कि एक समूह के रूप में और साम्यवादी मतलब समान लोगों के रूप में वो रहना पसंद करते हैं और रहते भी हैं। ठीक है, और जंगलों को जलाकर खेती करते हैं, है ना। जैसे हम देखें तो जहाँ पे जंगल होता है वहाँ के पेड़ पौधों को काटते हैं, है ना, और जलाने के बाद जो राख होता है उसको वहाँ के भूमि पे बिखेर कर और खेती बाड़ी करते हैं। अथवा कुछ जनजाति जो हैं वो शिकार के द्वारा अपनी उदरपूर्ति करते हैं, है ना। शिकार मतलब जो जानवर होते हैं, है ना, पशु जो होते हैं उनको मारते हैं, है ना, हंटिंग करते हैं और उसके द्वारा वे अपनी उदरपूर्ति करते हैं, अर्थात मारकर उनको अपनी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं।
और सभ्य मनुष्यों को देखते ही डर कर भागते भी है ना। अर्थात जो सभ्य मनुष्य होते हैं जब उनके आसपास जाते हैं तो वो डर कर भागने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए हम देखें तो ये जो होते हैं जनजाति वो आपके दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में निवास करते हैं जहाँ पे किसी का कोई आना जाना नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे जनजाति जो हैं आपका भाड़िया हैं, जुआंग हैं और बांदो। तो इस प्रकार के जनजाति जो है आपके प्रथम श्रेणी की जनजातियों में आते हैं, है ना। ये जो है आपका एल्विन महोदय ने पहले श्रेणी में इनको बताया था। ठीक है, और दूसरा जो श्रेणी है आपका वो है जनजातियां यद्यपि अपनी परंपराओं और विश्वासों को अस्थायी बनाए हुए हैं, है ना। जो दूसरी श्रेणी की जनजाति हैं वे अपनी परंपराओं और विश्वासों को भी अस्थायी बनाए हुए हैं, लेकिन सभ्य समाज के प्रति वे इतने अधिक सशक्त नहीं रहते, है ना। सभ्य समाज जो है उसके प्रति वह बहुत अधिक जुड़ाव नहीं रखते हैं। ठीक है, इनमें व्यक्तिगत संपत्ति की भावना पाई जाती है। समझ रहे हैं, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज का भावना उत्पन्न होती है, ये हमारा है, ये हमारा है। ठीक है, मतलब इसमें जो सेकेंड श्रेणी का जनजाति हैं इनमें साम्यवादी की भावना नहीं होती है, इनमें व्यक्तिगत संपत्ति की भावना पाई जाती है। ठीक है, और सभ्य समाज के प्रभाव से परिवर्तन की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। जो द्वितीय श्रेणी है इनमें हम देखें तो जो सभ्य समाज के लोग हैं, है ना, उनके प्रभाव के द्वारा इनमें परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। ठीक है, लेकिन जो प्रथम श्रेणी का था उसमें जो है आपका सभ्य समाज के लोगों को देखकर वे डर कर भागने लगते थे, लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के जो जनजाति हैं वे सभ्य समाज के लोगों से प्रभावित होकर और अपने जीवन में भी वो परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा है आपका तृतीय श्रेणी। इसमें जो है आपका जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है तृतीय श्रेणी में, है ना। इसमें हम देखें तो जनजातीय संख्या का लगभग 60% भाग प्रतिनिधित्व करती है। जो तृतीय श्रेणी के जनजाति हैं इनकी जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है और ये कुल जनसंख्या जनजाति लगभग 60% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इन जनजातियों के सदस्य कृषि करते हैं, है ना। जो तृतीय श्रेणी के लोग हैं ये अपने उदर पूर्ति के लिए कृषि कार्य करते हैं, है ना, और जीविका उपार्जित करने के लिए नगरों अथवा आसपास की बस्तियों में भी जाते हैं, है ना। अर्थात अपनी आजीविका के लिए अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए नगरों अथवा आसपास की बस्तियों में भी जाते हैं, है ना। आधुनिक संस्कृतियों के निकट संपर्क में आने से विश्वास, धर्म, प्रथा और परंपराओं में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अर्थात यदि हम देखें तो आधुनिक संस्कृति के निकट होने की वजह से अर्थात वर्तमान समय के कारण जो ये आपका टेक्निकल युग और सूचनाओं का युग चल रहा है, तो इस सूचनाओं के युग की वजह से इनमें जो है आपका विश्वास, धर्म, प्रथा और परंपराओं में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अर्थात जो विश्वास है वो आंख मूंद कर नहीं बल्कि उसके ऊपर तर्क और वितर्क कर कर, है ना, तर्क और वितर्क करके जो है उसमें विश्वास करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। धर्म को भी, है ना, आंख मूंद कर ये धर्म को भी प्रक्रियाओं को पालन नहीं करते हैं, है ना। प्रथा है, परंपरा है, इनमें भी तेजी से वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, और चौथी श्रेणी में है जो जनजाति
उनको बैरियर एल्विन महोदय जो है उन्होंने कुलीन जनजाति कहा है ना, क्योंकि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के बाद भी इन्होंने अपने मौलिक संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। ऐसे जनजाति को नागत्ता भील प्रमुख है ना, अर्थात अपनी संस्कृति को साथ साथ लेते हुए आधुनिक संस्कृति को भी इन्होंने ग्रहण किया। और ऐसे जनजाति जो है आपका दो हैं जिनको बैरियर एल्विन महोदय बताएं, एक है आपका नागा तथा दूसरा है भील। ठीक है, मजुमदार एवं मदान हैं उन्होंने भी एल्विन के इस वर्गीकरण को आलोचना करते हुए उन्होंने 3 श्रेणियों का वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, जो मजुमदार एवं मदान हैं उन्होंने एल्विन के वर्गीकरण को आलोचना की और 3 संस्कृति वर्गों में विभाजित किया। पहला यदि हम देखें तो उन्होंने प्रथम स्तर में वे जनजातियां जो आधुनिक संस्कृतियों के संपर्क में अछूते हैं और सभ्य समाजों से दूर किसी निर्जन स्थान पर आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना। मतलब कि जो प्रथम स्तर के हैं वे सभ्य समाज और आधुनिक संस्कृति से अछूता है ना, मतलब कि वह बहुत दूर हैं। ठीक है, और सभ्य समाज से भी बहुत दूर। ठीक है, और निर्जन स्थान है ना, मतलब कि वैसे स्थान जहाँ पे सभ्य समाज के जन नहीं रहते हैं उस जगह पे वे निवास करते हैं। ठीक है, दूसरा जो श्रेणी है वो है आपका सभ्य समाजों की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं और इसीलिए उनके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है ना। सभ्य समाज की संस्कृति को से प्रभावित हो चुके हैं, इसीलिए उनको जीवन में थोड़ी समस्या का कारण हो चुका है। तो ये कारण क्या है, इस कारण को हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे अच्छे से, ये आखिर क्यों जो है वो सभ्य समाज की संस्कृति से प्रभावित हुए और उसके माध्यम से उनके जीवन में अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग और आगे अच्छे से देखेंगे जनजातियों की समस्या में, है ना। ठीक है, तीसरा जो श्रेणी है वो है आपका सभ्य समाज के संपर्क में आने और उनसे प्रभावित होने के बाद भी किसी विशेष समस्या से ग्रसित नहीं है। जो तृतीय श्रेणी क्या है उसमें हम देखें तो जनजातियों में जो जनजाति हैं वे सभ्य समाजों के संपर्क में आने से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं। ठीक है, और विशेष समस्या से भी ग्रसित नहीं है, अर्थात नॉर्मल है उनका जीवन, है ना। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो तृतीय श्रेणी की जनजाति हैं वे हर संभव अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम देखें तो सभ्य समाज के हो या आदिम समाज के हो, दोनों में सर्वाइव आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो है आपका श्यामाचरण दुबे है ना, उन्होंने 5 श्रेणियों में विभाजित किए हैं। तो पहला श्रेणी है बाहरी समूहों के संपर्क से अछूते अथवा बहुत कम मात्रा में प्रभावित जनजाति समूह, है ना। बाहरी समूहों के सांस्कृतिक संपर्क से अछूते, ठीक है, जो बाहरी समूह हैं उनसे एकदम पूरी तरह से अछूते होते हैं। ठीक है, और बहुत कम मात्रा में उनसे प्रभावित होते हैं। समझ रहे हैं, अछूते मतलब उनके टच में थोड़ा सा भी नहीं है, उनके संपर्क में नहीं है, और उससे बहुत कम मात्रा में भी प्रभावित नहीं है ना, बहुत कम प्रभावित है। दूसरा जो है बाहरी समूहों के सांस्कृतिक संपर्क से प्रभावित किंतु अपने समुदाय के संगठन और संस्कृति की विशेषता को बनाए रखने वाले जनजातीय समूह हैं। ठीक है, बाहरी समूह के संस्कृति संपर्क से प्रभावित किंतु अपने समुदाय के संगठन और संस्कृति का विशेषता को बनाए रखने वाले
जनजातीय समूह है। ठीक है। तीसरा है आपका जाति की भांति अपने विशिष्ट सामुदायिक संगठन बनाए रखकर अन्य समूहों के साथ मिलजुल कर रहने वाले जनजातियाँ, है ना। जाति की भांति जो है विशिष्ट समुदाय संगठन बनाकर और साथ साथ मिलजुल कर रहने वाले जनजातियाँ, ये आपका तृतीय श्रेणी में है ना। अर्थात कुछ ऐसे जनजाति हैं जो अपने समुदाय में एवं पूरे अपने परिवार के समान रहते हैं। ठीक है, एक साथ मिलजुल कर एक परिवार की तरह। ठीक है, वहाँ भले ही 2-3 प्रकार की जनजाति हों, है ना, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, और सामुदायिक संगठन बनाए रहते हैं, मतलब जो समुदाय में रहते हैं, है ना, जिस तरह से उसी प्रकार से जनजातियों में भी जो है वो एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, ऐसी जनजातियाँ जो बाह्य समूहों के संपर्क, है ना, जो बाह्य समूहों के सांस्कृतिक संपर्क के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से हीन सामाजिक स्थिति में आ गई है। ठीक है, ऐसी जनजातियाँ जो बाह्य समूहों के सांस्कृतिक संपर्क के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से हीन सामाजिक स्थिति में आ गई है। अर्थात कुछ ऐसे जनजाति हैं जो बाहरी लोगों के संपर्क में आने से उनका जो जीवन है ना, उनके जीवन के ऊपर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। ठीक है, अर्थात उनका जीवन थोड़ा दुखमय हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से बाह्य समूह के संस्कृति के संपर्क में आने से जनजातियों के जीवन में थोड़ी समस्या हो गई है ना, थोड़ी प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है ना, हीन सामाजिक स्थिति आ गई है, हीनता की भावना आ गई है ना। तो इन सभी टॉपिकों को हम लोग जो जनजाति का समस्या का जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर में हम लोग अच्छे से, है ना, पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है कि इनके जीवन में, है ना, प्रतिकूल प्रभाव और इनमें हीन सामाजिक स्थिति आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे जनजातियाँ जिन्होंने अपने उच्च आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक प्रभाव के कारण वर्तमान भारतीय समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है ना। कुछ ऐसे, देखिए कहने का तात्पर्य है कि जो श्यामाचरण दुबे हैं, उन्होंने जब अध्ययन किया जनजातियों का, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे भी जनजाति हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जनजाति हैं जो अपनी उच्च आर्थिक स्थिति और उच्च राजनीतिक प्रभाव के कारण, है ना, भारत के समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अर्थात आर्थिक स्थिति में, आर्थिक जगत में भी उनका जो पद है वो उच्च है और राजनीतिक में भी जो है वो अच्छे अच्छे पदों पे विराजमान है ना। अर्थात विधायक हैं, मंत्री हैं, है ना, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। तो ये उनका जो पद है वो भारतीय समाज में भी बहुत उच्च है। ठीक है, यदि हम थोड़ी छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ के में जो है आपका जनजातियों का संस्कृति वर्गीकरण, उसमें जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला जो है आपका विकसित जनजातियाँ, दूसरा है आपका विकासशील जनजातियाँ और तीसरा जो है आपका पिछड़ी हुई जनजातियाँ। ठीक है, तो इन तीनों को जो है हम लोग देखेंगे। तो विकसित जनजातियाँ जो हैं आपका वे हैं जिनके बाहरी समूहों के संस्कृति के संपर्क में आने से सामाजिक संस्कृति परिवेश काफ़ी बदल चुका है, जो विकसित है ना। इनके आर्थिक स्थिति भी दूसरी जनजातियों की तुलना में बेहतर है। और इनमें हम देखें तो राजकीय सेवाओं में भी
इन वर्ग की जनजातियों के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ठीक है, जो राजकीय सेवाएं हैं उनमें भी इनके जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे अधिक आते हैं। कौन से? जो विकसित जनजातियां हैं। तो विकसित जनजाति में आपके कौन कौन आते हैं? तो वो है आपका गोंड है, कंवर है, हल्बा और ओरांव है। ठीक है, ओरांव में भी आप देखेंगे कि हर घर में सरकारी जॉब में होते हैं, एक अच्छे पद पे होते हैं। गोंड में भी है, कंवर में भी है और हलवा में भी है। ठीक है, गोंडों में भी आप देखेंगे हर घर में अच्छे अच्छे पदों पे विराजमान है, निवास करते हैं, रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विकासशील जनजातियाँ। विकासशील जनजातियाँ जो हैं कृषक और औद्योगिक श्रेणी के समकक्ष कार्य कर अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। ठीक है, कृषि करके और औद्योगिक श्रमिक के कार्य करके अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं और आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर भी इन्हें मध्यम स्तर की जनजाति माना जाता है। ठीक है, तो विकासशील जनजातियों में जो है आपके कुछ आते हैं, गोंड है, ओरांव है, कंवर है, प्रधान है और भुजिया है, बहना है, गदबा और सांवरा, कांद तथा मुंडा जनजाति इसी वर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिछड़ी जनजाति। तो पिछड़ी जनजाति वे हैं जो आज भी देश के मुख्य धारा से काफ़ी अलग थलग है ना। मतलब उनका जो जीवन है वो काफ़ी हद तक परंपरागत रूप से है। ठीक है, और इनका आर्थिक शैक्षणिक स्तर भी बहुत निम्न है। मतलब कि इनके जो जनजाति हैं, है ना, इनके जनजातियों में शैक्षणिक और आर्थिक रूप से भी बहुत वीक है, बहुत निम्न स्तर पे हैं। तो जो आपको पिछड़ी जनजातियाँ उनमें आपके आते हैं कंवर, अबुझ मांडिया, कोरवा, बैगा, बिरहोर, माझी, है ना। ये ऐसे जनजाति हैं जो सबसे निम्न स्तर पे आते हैं। जबकि इनकी तुलना में माड़िया, अगरिया, भूमिया, धनवार, भतरा, खरिया, नगेसिया, शिकारी, पारधी, परजा तथा संवाता की स्थिति कुछ बेहतर है ना। ये जो कुछ जनजाति हैं वे आपका पिछड़ी जनजातियों से थोड़ी अच्छी है ना। यद्यपि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत भी निम्न नहीं है ना, लेकिन फिर भी इन जनजातियों को पिछड़ी जनजाति में हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हम लोग का जो चैप्टर था जनजातियों का वर्गीकरण, ये आज चौथे भाग में समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ करेंगे। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो क्वेश्चन होगा उसको हम बता पाएँ, समझा पाएँ। धन्यवाद।